जय हिंद। आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 3.5। ये क्लास 10th का मैथ है NCERT। तो दोस्तों ये क्लास 10th का मैथ है NCERT, उसका प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स कृपया ध्यान देकर इस प्रश्न को देखिए। बहुत ही आसान तरीका से, जो तरीका आपको समझ में आ जाए उस तरीका से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोल क्या रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखिए कुछ रैखिक समीकरण दिया गया है, इसमें से किसका एक अद्वितीय हल होगा। देखिए कंडीशन क्या बोला, अद्वितीय हल। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। किसका कोई हल नहीं होगा, और इसमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होगा। और आगे बोला है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशन हमको आया, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि हम पिछला क्लास में इसका एक अच्छी तरह से समझा दिए थे कि कब कोई समीकरण अद्वितीय हल होता है, कब कोई नहीं हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि आप यह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और हम आई बटन में भी दे देंगे। तो चलिए, तो दोस्तों देख लेते हैं अद्वितीय हल। क्या हम बताए थे कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो वह अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और जब अब यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का। देखिए गाइज, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा किससे, C1/C2 से। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का क्या कंडीशन है, तो देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, यदि ये तीनों इक्वल हो जाता है, तीनों बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इसका अनेकों हल ज्ञात करना संभव है। तो गाइस आपको क्या समझ में आया कि जब ये बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा, और जब ये दोनों बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, और यदि तीनों बराबर हो गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देख लेते हैं इस कंडीशन को। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि अद्वितीय हल है, यदि अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्र गुणन से निकलना है। कौन सा विधि दोस्तों, वज्र गुणन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, नया विधि आया, नया तरीका आया, तो देख लेते हैं वज्र गुणन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, देखिए हम एक सर्कल बनाते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें X, अब देखिए इसमें 2 समीकरण है, तो इस तरह से 2 सर्कल बनेगा ABC। तो देखिए ये तो 1 वाला हो गया कैटेगरी, ये 2 वाला हो गया। अब यहाँ पर अब हम ऊपर से चलते हैं, यानी कि B से चलते हैं। ठीक है, B से चलेंगे और B पर रुक जाएंगे। ठीक है, B1। अब देखिए इसमें भी इस तरह से चलेंगे और अंततः B पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किए हैं, B से स्टार्ट किए हैं। देखिए गाइज
ये देखिए बी से स्टार्ट किए हैं, बी के बाद क्या है सी, सी के बाद ए के बाद बी, तो इस तरह बी सी ए बी, ठीक है। उस तरह से 2 वाला में देखिए B2 C2 A2, उसका क्या आ जाएगा B2। अब यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x का फॉर्मूला हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये y के फॉर्मूला हो गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए खाली लॉजिक ध्यान में रखिएगा और ये दोनों के बट्टा में लिख देंगे, दोनों के बट्टा में। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए करना क्या है, B1 को C2 से गुना कर देना है, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1। बट्टा में क्या लिखना है गाइज, A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1। ये आपका x का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से इजीली x का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब y देख लेते हैं, ये तो x का हो गया, y C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1। तो ये x और ये y का फॉर्मूला हो गया है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान लॉजिक से बताए हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आपको बोर्ड एग्जाम तक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा देंगे, आप हमारे ऊपर यकीन कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी मेथड से, इसी मेथोलॉजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉजिक्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही से हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखिए A1 इसका गुणा कुछ नहीं तो 1, B1 ये कितना हो जाएगा गाइज -3, और C1 कितना हो जाएगा -3। देखिए A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा -9, C2 कितना हो जाएगा -2, C2 कितना हो गया दोस्तों -2। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमको इसकी स्थिति देखना है कि कौन सा स्थिति फॉलो करता है, तो देख लेते हैं। तो देखिए A1/A2, तो देखिए कितना है A1/A2 कितना है 1/3, और देखिए B1/B2, तो देखिए कितना है -3/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3। अब देखिए C1/C2, तो देखिए C1 कितना -3 और C2 कितना है -2, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 3/2। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला कि A1/A2 और B1/B2 देखिए दोनों बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अब यहाँ पर देखिए यही ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, तो ये कोई हल नहीं का है, ठीक है। अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। हो गया दोस्तों, इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। वज्र गुणन कब लगाना है, जब अद्वितीय हल होगा तब, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे अद्वितीय हल आएगा, तो इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A1 कितना है 2, B1
B1 कितना है 1। अब देखिए C1, ये 5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे। वो कैसे? देखिए बराबर के उस पर यदि अचर पद है तो इधर करके तब लिखा जाता है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए A2, देखिए A2 कितना आ जाएगा 3, B2 देखिए B2 कितना आ जाएगा 2, और C2 देखिए कितना आ जाएगा 8। लेकिन बराबर के उस पर है तो इस पर करके, तो यानी कितना हो गया दोस्तों -8। अब देख लेते हैं A1 बटा A2, तो देखिए A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3, B1 बटा B2 देखिए B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए ये गाइस ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, तो लिखेंगे A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2। अभी जस्ट पहले ही बताए थे कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का, तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन लगाना है। तब आप वज्र गुणन से या विधि से, ठीक है। तो वज्र गुणन में अभी जस्ट ही बताए थे कि x बराबर फॉर्मूला होता है B1C2 माइनस B2C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इसका लॉजिक बहुत ही आसान तरीके से कुछ देर पहले बता चुके हैं। तो यदि आप स्किप करके देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे बैक में जाइए और वहाँ अच्छी तरह से समझ के तब फिर यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों B1। तो देखिए B1 क्या है यहाँ पर, देखिए सॉरी हाँ B1, तो B1 है 1। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, डॉट का मतलब था गुना, ठीक है। C2 देखिए C2 कितना है -8, मेन माइनस ये है B2 कितना है 2 गुने C1 देखिए C1 कितना है -5 बट्टे A1 कितना है 2 गुने B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 गुने B1 कितना है 1। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 8 कम 8 प्लस माइनस देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 माइनस 3 कम 3, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 में 10 में 60 गया तो 2, और देखिए 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि बट्टा में नहीं लिखा जाता, यानी कि ये x का मान आपको आ गया। अब देखिए y बराबर देख लेते हैं, ये तो x का है, अब y का, तो y का क्या था C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए C1 A2, अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए C1 कितना है -5 को गुना करना है कितना से A2 से, तो देखिए A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है गाइज -8 गुने A1, देखिए A1 कितना है 2, देखिए A1 B2, तो देखिए A1 कितना है A1 है 2 और B2 2 माइनस, अब देखिए A2 कितना है 3 और A2 के बाद B1, तो देखिए B1 कितना है 1 है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 या 15 प्लस माइनस देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए 16 में से 15 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1 बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए क्या आ गया x का मान आ गया दोस्तों 2 और y का मान आ गया 1, ये आपका आंसर। तो आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए A1 कितना है 3, B1 -5 और C1, तो देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए A2
देखिए A2 कितना है 6 और B2 -10 और C2 देखिए उधर इधर करके तब कितना हो जाएगा -40। अब यहाँ पर देख लेते हैं A1 बट्टा A2 तो देखिए कितना है 3/6 कट के कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। अब देखिए B1 बट्टा B2 तो देखिए B1 कितना है -5 और B2 -10 कट के कितना आ गया 1/2। देखिए C1 बट्टा C2 तो C1 कितना -20 और ये -40 कट के कितना आ गया दोस्तों 1/2। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि तीनों इक्वल है, ठीक है, लिखेंगे इसलिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर देखिए जब बोले थे कि सब बराबर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, उसका कितना हल होगा बहुत सारा हल होगा, ठीक है, अनंत इन्फिनाइट कोनो दिक्कत नहीं, कितनों हल ज्ञात करना संभव है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ से बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको अद्वितीय हल नहीं आया है, अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन है तो हम वज्र गुणनखंड से नहीं निकालेंगे। तो आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहला का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A1 कितना है A1 1 B1 -3 और C1 -7। देखिए A2 है -3 B2 है -3 और C2 -15। अब लिखेंगे देखिए A1 बटा तुलना करेंगे A1 बटा A2 तो देखिए कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए B1 बटा B2 तो देखिए B1 बटा B2 कितना है -3 बटा -3 तो देखिए कट के कितना आ गया 1 और C1 बटा C2 तो देखिए C1 कितना है दोस्तों कहाँ गया C1 देखिए हमको C1 निकालने का जरूरत नहीं, ठीक है, तब पर भी निकाल देते हैं -7 बटा -15। हमको इसे कोनो लेना देना है ही नहीं, क्या कि पहला दूसरा बराबर नहीं हुआ तो तीसरा निकालने से कोनो फायदा है नहीं, ठीक है, हमको पहला दूसरा देखना है, पहला दूसरा बराबर हो गया तब तीसरा निकालना है, ना तो छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखने से लगता है कि पहला दूसरा इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे दोस्तों अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, ठीक है, लेकिन क्या बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन से निकालना है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है, ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। तो देखिए मान पुट कर देते हैं तो B1 देख लेते हैं B1 कितना है -3 B1 कितना है -3 गुणे C2 तो देखिए C2 कितना है -15 मेन माइनस B2 कितना है -3 गुणे C1 देखिए C1 कितना है -7 मेन बट्टा A1 B2 तो देखिए A1 कितना है A1 1 है गुणे B2 A1 B2 -3 मेन माइनस A2 कितना है 3 गुणे B1 तो देखिए B1 कितना है -3। अब इसको हल कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 45। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 21 मेन बट्टा देखिए 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 तो देखिए आगे 45 में से 21 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6, इसको काट देंगे तो 6 चौक 24। आपका आंसर x का मान कितना आ गया 4। अब देखिए C1 यहाँ पर देख लेते हैं C1 कितना है -7 गुने A2 कितना है 3 मेन माइनस C2 कितना है दोस्तों -15
गुने A1, A1 कितना है 1, मेन बट्टा A2 सॉरी A1, देखिए A1 कितना है 1 गुने B2, B2 माइनस 3 माइनस A2 3 गुने B1, तो देखिए B1 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए गाइस एक चीज़ बता दें कि देखिए नीचे में A1 B2 माइनस A2 B1, इसमें भी वही है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टली लिख सकते हैं। यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप डायरेक्ट नीचे वाला उतार सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई गलत होने की कोई संभावना नहीं है। यदि क्विकली काम करना चाहते हैं तो इसी चीज़ को सेम उतार देना नीचे वाले में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जितना आया है उतना ही आना चाहिए, ठीक है। उतना ही आ रहा है मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग बौखला जाता है, सामने वालों को देखकर मतलब नर्वस फील करते हैं कि वो बहुत आगे चल गया, हम बहुत पीछे, ठीक है। क्विकली काम करना चाहते हैं तो इस तरह से काम कर सकते हैं। और भी आसान तरीका बताएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और अच्छा एग्जामिनेशन जैसे हम लाए थे उस तरह से अच्छा मैथ में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, देखिए माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 माइनस 3 एकम 3, देखिए माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और 3 3 9। यहाँ पर देखिए कितना माइनस 7 21 हो गया, अब 15 एकम 15 माइनस माइनस प्लस, सही कैलकुलेशन सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों 6, 12 के साथ माइनस तो माइनस। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, मतलब मेरा जो डायरेक्शन एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस कितना आ गया 1, लिखेंगे इसलिए। देखिए दोस्तों x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया -1, तो ये आपका आंसर। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 3.5 का दूसरा का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही आसान है और इजीली कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और चिन्ह इम्पोर्टेंट है, चिन्ह मैटर करता है। प्लस माइनस को आपको हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आप प्लस माइनस में मिस करते हैं तो आई होप कि आपको आंसर गलत आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको इस तरह से प्रॉब्लम का फेस करना पड़े, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि 100 में 100 मार्क्स ऑब्जर्वेशन करें, यदि आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा मार्क्स उड़ाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को नहीं, हमारे द्वारा बनाए गए जितना भी वीडियो है, जितना भी क्वेश्चंस बना चुके हैं, आप उसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। आई होप कि आपको मैथ में है ना 95 नंबर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जैसे हम किए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसको बोला क्या, पहला क्वेश्चन ए और बी के किन मानों के लिए, यहाँ पर किन मानों मतलब ए और बी का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बोलिए देगा ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला ए और बी के किन मानों के लिए, यानी कि ऐसा कौन सा पोजीशन रखे, ऐसा कौन सा डिजिट ए और बी के पोजीशन पर रखे जो इस समीकरण को, रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो गाइस अनेक हल का क्या कंडीशन बताए थे कि सभी बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि an/a2 बराबर bn/b2 बराबर cn/c2, यानी कि an/a2 इक्वल bn/b2 इक्वल cn/c2। यदि तीनों इक्वलाइजेशन हो जाता है, तीनों बराबर हो जाता है, तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल के कंडीशन में चला जाता है। और यदि वो अनेक हल के कंडीशन में चला जाता है तो ईजिली ए और बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए A1 देखिए 2 और B1 देखिए 3 और C1 देखिए प्लस में जाएगा तो -7 में। अब देखिए A2 कितना हो जाएगा, A माइनस B, B2 B प्लस सॉरी A प्लस B। अब देखिए C2 हम क्या बोले थे, यदि उधर संख्या है तो इधर करना है। अब बोले थे कि इधर प्लस में थे तो माइनस में, उधर माइनस में तो प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबको लेकर आना है तो सबका साइन बदल जाएगा, तो कितना हम लिख देते हैं माइनस और सबको उठा के ले आते हैं।
तो ये हो गया। अब देखिए अनेक हल का कंडीशन देख लेते हैं। अनेक हल का कंडीशन क्या है, n/a2 बराबर bn/b2 बराबर cn/c2। ये किसका है, अनेक हल है। ये किसका स्थिति है, अनेक हल की स्थिति है। तो देख लेते हैं, पहले ये दोनों में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए an/a2 बराबर bn/b2 c। तो देखिए a1 कितना आया है, यहीं पर देख लेते हैं। a1 2 और a2 देखिए a2 a माइनस b। अब देखिए b1 कितना है 3 और b2 a प्लस b हो गया। अब देखो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे गुना कर देना और इसको इससे गुना कर देना। तो 2 एकम 2a हो जाएगा, 2 एकम 2a प्लस 2 एकम 2b बराबर देख लेते हैं 3 एकम 3a माइनस 3 एकम 3b। अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 0। इसलिए देखिए 2a और माइनस 3a तो कितना हो जाएगा -a प्लस देखिए 3b और 2b तो कितना हो जाएगा 5b बराबर क्या बच गया 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन पुनः इसका तो देख लिए, अब देखेंगे b1/b2 बराबर cn/c2 से। अब देखिए b1 तो देखिए b1 कितना है 3/b2 देखिए b2 कितना है तो a प्लस b बराबर c1 देखिए c1 कितना है -7 c2 कितना है -3a प्लस b -2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 एकम 7a प्लस माइनस माइनस 7b बराबर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 को अंदर वाला सबसे गुना होगा तो 3 3 9a प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3b देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 3 दूना 6, ठीक है। अब देख लेते हैं -7a -7b देखिए प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9a देखिए माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 3b। अब इसको उधर ही रहने देते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए a और a तो देखिए 9 में से 7 गया तो 2a। अब देखिए ये b और ये b तो 7 में से 3 गया तो 4b बराबर कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या कि 2 कॉमन है तो कितना आ जाएगा a -2b बराबर 3 दूना 6। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया a -2b बराबर 3। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड। अब बहुत ही फर्स्ट सेकेंड आ गया। आप चाहे तो आप विलोपन से निकालिए, वज्र से निकालिए, प्रतिस्थापन से निकालिए, किसी से निकालिए, कोनो दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो देख लेते हैं विलोपन से देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो देखिए फर्स्ट क्या है -a प्लस 5b बराबर 0। सेकेंड क्या है a -2b बराबर 3। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 2 गया तो 3 भी बचेगा, इधर क्या है 3 तो 3 से 3 कट गया तो b का मान कितना आ गया दोस्तों 1। b का मान कितना आ गया 1। अब किसी एक का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में
बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यही है ना, माइनस ए प्लस 5 बी बराबर 0। तो देखिए माइनस ए प्लस 5, बी का मान कितना है 1 बराबर 0, तो माइनस ए बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, इसलिए ए का मान कितना आ गया 5, ये आपका आंसर। ठीक है, ए का मान कितना है, ए बराबर 5 और बी बराबर 1 हो गया। तो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा तो बोल क्या रहा है, के किन मान के लिए, के किन मान मतलब के का मान ज्ञात करना। रैखिक समीकरण का युग्म, यानी कि जो समीकरण दिया गया है इसका युग्म का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। तो उसमें क्या बोला, कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होगा, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या बताए थे कि एन बटा ए टू बराबर बी एन बटा बी टू, लेकिन बराबर नहीं होगा सी बटा सी टू का। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको मान यहीं से निकल जाएगा, एन बराबर ए एन बटा ए टू बराबर एन बटा बी टू से, क्या को तो बराबर है ही नहीं, तो डज नॉट इक्वल नहीं करना है। बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। तो पहले तो हम ए वन बी वन लिख देते हैं। तो देखिए ए वन कितना है 3, बी वन कितना है 1 और सी वन कितना है, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 1। देखिए ए टू कितना है 2 के माइनस 1, बी टू कितना है तो के माइनस 1, सी टू कितना है, तो देखिए ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 2 के प्लस 1। यही है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे कोई हल नहीं होने की स्थिति। तो क्या है, ए एन बटा ए टू बराबर बी एन बटा बी टू बराबर नहीं सी एन बटा सी टू से, यही कंडीशन है। तो आप लिखेंगे एन बटा ए टू बराबर बी एन बटा बी टू से। तो देख लेते हैं ए वन कितना है, ए वन है 3, ए वन कितना है 3, अब बी टू देखिए बी टू यहाँ से के माइनस 1 बराबर बी वन। तो देखिए बी वन कितना है 1, सॉरी गाइज उल्टा हो गया। देखिए ए वन कितना है 3 और ए टू 2 के माइनस 1, अब बी वन, तो देखिए बी वन कितना है 1 और बी टू, तो देखिए बी टू के माइनस 1, क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 3 एकम 3 के और 3 एकम 3, देखिए 2 एकम 2 के माइनस 1, प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में, तो 3 के माइनस 2 के देखिए माइनस 1, ये इधर माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो देखिए क्या बच जाएगा 2, इधर से क्या बच जाएगा के, हो गया आंसर। बहुत आसान है। देखिए दोस्तों 3.5 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण दे दिया गया है और दोनों विधि से ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, कौन कौन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणनखंड विधि है। और बोला क्या, आपको कौन मतलब आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन को मानते हैं कि वज्र से। तो बनाने के बाद आपको जो विधि आसान लगे, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है कि आपको प्रतिस्थापन ही लिखना है या वज्र ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे सलाह लिया जा रहा है, तो आप कोई भी दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमको प्रतिस्थापन लगा, किसी को वज्र लगेगा तो अपना वज्र लिख देगा, किसी को प्रतिस्थापन अच्छा लगेगा तो प्रतिस्थापन लिख देगा। तो यहाँ पर उसका कोनो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है,
प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9, इक्वेशन क्या है फर्स्ट, और 3x प्लस 2y बराबर क्या है इक्वेशन सेकेंड 4। अब देखिए प्रतिस्थापन यानी कि एक को दूसरे में स्थापित कर देना है। तो बोले थे फर्स्ट को समीकरण थर्ड बनाएंगे तो मान सेकेंड में रखेंगे, और सेकेंड को थर्ड बनाएंगे तो मान फर्स्ट में रखेंगे। आप हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। तब समीकरण फर्स्ट को थर्ड बना देते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9। तो देखिए 8x बराबर 9, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में। अब देखिए x बराबर 9 माइनस 5y, अब 8 गुना में हो जाएगा तो भाग में। इक्वेशन क्या आ गया दोस्तों थर्ड, ठीक है। अब मान किस में रखेंगे सेकेंड में, ठीक है, क्या कि हम फर्स्ट को थर्ड बनाए ना, तो मान सेकेंड में। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। तो देखिए सेकेंड कहाँ है, ये है सेकेंड, क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो देखिए 3 और x का वैल्यू रख दीजिए, तो 9 माइनस 5y बट्टे 8 प्लस देखिए 2y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 9 27, 5 15y बट्टे में 8 प्लस 2y। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 8 1 का लघुत्तम 8, 8 एकम 8 तो एक वाला जब का 27 माइनस 15y प्लस 8 दूना 16y बराबर कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 27 को 1 से गुना के 27, और 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, और बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, तो y बराबर 32, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 27, तो कितना बच गया 5, यानी कि y का मान कितना आ गया दोस्तों 5। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो भी निकल जाएगा, सेकेंड में रखिएगा तो भी निकल जाएगा, और थर्ड में रखिएगा तो भी निकल जाएगा। लेकिन हमको सबसे बेटर किस में रहेगा, सबसे आसान किस में रहेगा थर्ड में, क्या कि हम पहले भी काम कर चुके हैं, कुछ कैलकुलेशन कर चुके हैं, उससे आगे ही प्रोसेस करना है। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में क्या का मान आया किसका y का, तो y का मान रखने पर, तो देखिए रख देते हैं। समीकरण थर्ड क्या है 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y बट्टे में 8। तो देखिए 9 माइनस 5, y का वैल्यू कितना है 5, अब बट्टा में कितना है 8। तो देखिए 9 माइनस देखिए 5 25, अब बट्टा में कितना है 8। तो देखिए 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 16, अब बट्टा में कितना है 8, बड़ा के साथ माइनस तो माइनस 8 दूना 16, माइनस कितना आ गया 2 लिखेंगे, इसलिए x का मान कितना आ गया दोस्तों -2, और y का मान कितना आ गया 5। ये आपका आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि से हो चुका है। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे वज्र गुणनखंड से। तो वज्र गुणनखंड देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। तो हम क्या कौन विधि से बनाएंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणन विधि से। तो देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए a1 कितना हो गया 8, b1 कितना हो गया 5, और देखिए c1, तो c1 देखिए बराबर को इस पर है तो इस पर करके तब किया जाता है। तो कितना आ जाएगा -9, और ये कितना आ जाएगा -4, है ना। देखिए प्लस में जाएगा तो माइनस में, प्लस में जाएगा तो माइनस में, पहले ही कर चुके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो c1 कितना आ जाएगा दोस्तों -9। अब देखिए a2 कितना है 3, b2 देखिए b2 2, c2 कितना है -4, ठीक है -4 आ गया। अब देखिए इसको करना क्या है कौन विधि से,
वज्र से, ठीक है। यहाँ पर जांच ऊँच का कंडीशन है नहीं, तो डायरेक्ट हम वज्र लगा देते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर ही वज्र लिख दिए, लेकिन इसलिए x बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए b1, यहाँ पर देखिए b1 कितना है 5, गुना करेंगे c2 से, कितना है -4, मेन माइनस b2 2 और c1, तो देखिए c1 कितना है -9, मेन बटा a1 b2, तो देखिए a1 कितना है 8, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 5। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 चौक 20, देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18। देखिए 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। देखिए 20 में से 18 गया तो 2, बड़ा के साथ माइनस हो तो माइनस, इसके बराबर कुछ नहीं तो 1 बराबर -2। क्यों? क्योंकि माइनस में 1 नहीं लिखा जाता, वो लुप्त रहता है, छुपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y बराबर क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा से लिख देते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए c1, तो देखिए c1 कितना है -9 को गुना करना है a2 से, तो देखिए a2 कितना है a2 3 माइनस c2, तो देखिए c2 कितना है -4, देखिए a1 कितना है 8 बट्टे a1 b2। अब देखिए यहाँ से लिखिए चाहे डायरेक्ट ये उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है ना। यदि आपके पास एग्जाम में समय नहीं बचा है, समय का अभाव है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से डायरेक्ट उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ से फिर देखिएगा तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे अच्छा है कि यहीं से उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, सेम टू सेम आता है, कि नीचे में दोनों का इक्वल है। तो देखिए 9 27, देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32, 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15, तो देखिए सॉरी गलत है, 8 चौक 32, तो देखिए 32 प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो 32 में 87 है तो 5 बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बराबर 5 आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखना है क्या बोला है, उपयुक्त, हमको लगा वज्र, तो वज्र लिख देंगे, लगेगा प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन, हमको तो दोनों अच्छा ही लगा, क्या कि दोनों मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए कौन आसान है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो गया, पता चला जगह कम बची है। चलो तो ये देखते हैं अटता है कि नहीं। तो देखिए बोल क्या रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी कि हमको एक यहाँ पर एक समस्या देगा। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। यदि आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं और अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो इसका इक्वेशन निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब उसका रूट जो एक्चुअली बोल क्या रहा है वो समझेंगे ही नहीं, तो फिर इक्वेशन कैसे निकालिएगा। मान लीजिए गलत पड़ते इक्वेशन निकाल लेते तो आंसर भी गलत आएगा, है ना। तो उससे चाहे कि न ही बनाए, है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग झूठे का काला खपाए। तो देखिए यदि आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर एक एग्जाम में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है, वो भी 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 5 नंबर का। तो यदि आप चाहते हैं कि 5 नंबर आपके हाथ से न जाए, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे आपको। तो देखिए बोला और अनेक हल, उनके हल यदि अस्तित्व है, यानी कि मान एग्जिस्ट करता है तब, ठीक है। यानी कैसे समझेंगे एग्जिस्ट करता है, तो बराबर नहीं होगा तो भी और सब बराबर होगा तो भी मान एग्जिस्ट करेगा। पहला दूसरा बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब n/a2 बराबर b/b2 बराबर नहीं होगा c/c2 तब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोला किसी बीज गणितीय विधि से, अब यहाँ पर देखिए आप
पढ़े हैं विलोपन, वज्र, प्रतिस्थापन, ग्राफ, आप किसी भी विधि से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको प्रतिस्थापन से करना है कि वज्र से, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आपको जो विधि जो मेथड सबसे इजी लगता है उससे आप फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए, देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक छात्रावास में, यानी कोई हॉस्टल है, उसका मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी कि उसका 1 भाग नियत है। नियत मतलब लिमिट है कि आप 15 दिन का इतना भोजन, इतना कुछ भी, ठीक है, इतना रुपया लगता है, सबका अलग अलग रहता है। तो तथा शेष इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन भोजन एक्स्ट्रा करते हैं, है ना। तो देखिए, बोला है क्या, एक विद्यार्थी ए ने, ठीक है, कितना दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 26 दिन भोजन करता है और उसको पैसा देना पड़ता है कितना, 1180 रुपया, है ना। यानी कि कहने का मतलब, जब ए एक स्टूडेंट है, वो 20 दिन खाता है खाना, तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। जबकि एक स्टूडेंट बी है जो 26 दिन खाना खाता है, तो 1180 रुपया देना पड़ता है। तो उसका जो कॉस्ट है वो हमको फाइंड करना है। तो बोला नियत व्यय, यानी कि एक लिमिट तो होगा ना, एक तो लिमिटेशन तो होगा ना उसका, और प्रतिदिन एक्स्ट्रा हम जो भोजन किए हैं उसका व्यय बोला ज्ञात करने के लिए। तो देख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों, माना कि मासिक व्यय का नियत मूल्य क्या मान लेते हैं, x, और अतिरिक्त बोले या प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन का क्या मान लेंगे, y। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है, जो ए स्टूडेंट है वो कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। कहाँ गया, 20 दिन। तो देखिए, जो नियत होगा तो लगबे करेगा, और जो 20 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 20 वाई, क्या कि प्रतिदिन का लिए हैं वाई, यानी कि जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वाई, ठीक है। टोटल कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः बोला है जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 26 दिन। तो x प्लस 26y बराबर कितना हो गया, 1180 रुपया, ठीक है, 1180 रुपया। इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड। अब देखिए, आप किसी विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे आसान तरीका होता है विलोपन, तो हम चलेंगे विलोपन से। देखिए, ये इसका गुणांक सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो डिफरेंट चिन्ह करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड सेम। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, और x प्लस 26y बराबर 1180। तो देखिए, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया, और इधर कितना बच गया, 6y। बढ़ाएंगे 7 माइनस से तो माइनस लगा देंगे, इधर कितना बच जाएगा, 180, काहे कि 1000 तो कट गया, बढ़ेंगे 7 माइनस से तो माइनस माइनस कट गया, 36 18। देखिए, y का मान कितना आ गया, 30। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए y का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट का है, ये है, क्या है, x प्लस 20y बराबर कितना है, 1000 है। तो देखिए, x बराबर, यहाँ पर याद देंगे, याद देते चलेंगे, x बराबर देखिए, x प्लस 20 और y कितना है, y का मान है 30 बराबर कितना है, 1000। अब देखिए, इधर कितना है, 1000 प्लस में जाएगा तो माइनस में, देखिए 3 दूना 600 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 400। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 400 रुपया, यानी कि नियत मूल्य 400
और प्रतिदिन 30 रुपये। यानी कि वह स्टूडेंट उस हॉस्टल में प्रतिदिन भोजन करता है तो कितना 30 रुपया देना पड़ता है, और एक जो नियत है वो 400 रुपया है। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में, देखिए पिछला वीडियो में बताए थे, याद कीजिए कि भिन्न वाला क्वेश्चन आया था, बताए थे अंश, अ से आकाश और अंश, तो यानी कि अंश कहाँ रहेगा ऊपर, यानी कि हम जो बट्टा लिखते हैं ना तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। ठीक है, अंश में 1 घटा देंगे, यानी कि इसमें से ना 1 घटा देंगे ना तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हर में, हरा वाला कहाँ रहता है, हरा भरा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, धरती पर रहता है, तो यानी कि नीचे क्या रहेगा दोस्तों, हर, इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4। तो बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं इसको। तो देखिए अंश और हर एक्चुअली क्या हमको नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश को क्या मान लिए x और हर को y। तो देखिए इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बट्टे हर, भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों, अंश बट्टे हर। अंश क्या है x और हर क्या है y, x y आ गया। अब देखिए अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला था 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है कब, भिन्न तो होता है x/y। देख लेते हैं, बोला उसके अंश से 1 घटा दे, अंश ऊपर वाले को इसमें से 1 घटा देना है। तो देखिए 3 एकम 3x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, बराबर y एकम y हो जाएगा। तो इसको सजा लेते हैं, 3x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में। इक्वेशन फर्स्ट पुनः देख लेते हैं, आई क्या बोला 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 कब, जब हर में, हर मतलब नीचे, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि नीचे में 8 जोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 एकम 4x हो जाएगा और इस सबको 1 से गुना करेंगे तो जो का त्यों रह जाएगा। तो देखिए 4x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो देखिए कितना बचे 8। इक्वेशन क्या आ गया दोस्तों सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड आ गया, फर्स्ट सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए किसको कटाने में फायदा रहे, विलोपन से बनाते हैं, क्या वही विधि आसान है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों का चिन्ह सेम है, मतलब वो भी इसका गुणांक भी सेम है। तो क्या करेंगे डिफर चिन्ह लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकेंड 4x माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1, बड़ा के साथ माइनस हो तो माइनस, वाई तो कट गया, और 8 में से 3 गया तो 5, बड़ा के साथ माइनस हो तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 5। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देख लेते क्या ये है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए 3x का मान तो आ गया 5, तो हम क्या रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए 5 है 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस माइनस में है
सॉरी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12, इधर भी माइनस है आई भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई का मान कितना आ गया 12। इससे पहले या, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो देखिए अंश कितना आया है 5, हर कितना आया है 12, ये आपका आंसर हो गया, बस बात खत्म। बहुत ही आसान है, बहुत ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना आसान है ही तो चलिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए। बोला है क्या, यस ने कोई स्टूडेंट्स टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। कैसे करता है भाई, नंबर कटा हुआ, नंबर आया, जरूर देख लेते हैं। बोला सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि हम सही उत्तर देते हैं तो 3 नंबर मिलता है, और गलत उत्तर पर 1 नंबर कट जाता है, यानी कि गलत नंबर पर कितना कट जाएगा, 1 नंबर कट जाता है। तो कितना आया था 40 नंबर, ठीक है। लेकिन उसे सही उत्तर पर 2 अंक मिले होते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते हैं, यानी कि मान लीजिए हम उत्तर को सही बनाते हैं तो मिलता है 4 अंक, और गलत उत्तर कर देते हैं तो कट जाता 2 अंक, ठीक है। तो यश को 50 अंक अर्जित होता, कितना होता है 50, 80 मत समझिए 50, ठीक है। कितना होता है 50। तो दोस्तों बोल रहा है क्या, एक्चुअली उस टेस्ट में कितना पर्सन था जो इस तरह का सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए उसमें से जाहिर सी बात है जो भी प्रश्न आया होगा उसमें से हम गलत बनाए हैं कुछ और कुछ सही बनाए, यही तो, यानी कि सही और गलत। लेकिन कितना सही है और कितना गलत है ये तो हमको नहीं मालूम है, दोनों जोड़ कर तब बताना पड़ेगा कुल प्रश्नों की संख्या। तो चलिए लिखेंगे, माना कि सही प्रश्नों की संख्या। तो देखिए सही प्रश्न की संख्या नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे x, गलत प्रश्नों की संख्या y। यहाँ पर देखिए प्रश्न गलत नहीं, जिसको हम हल किए हैं गलत वो है, ठीक है। आप लोग उल्टा मत समझिए। तो देखिए प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न क्या बोला था, सही। देखिए सही एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए बोला है, लेकिन 1 अंक काट लेगा कब, जब गलत करेंगे तब, ठीक है। तो काट लेगा तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना मिल गया है 40 नंबर। पुनः देख लेते हैं। अब देखिए 4 अंक मिले किस पर, सही पर, तो सही को x माने तो 4x हो जाएगा, और कट जाता 2 नंबर किस पर, गलत पर, तो गलत को माने y। तो कितना नंबर आता है 50, तो इसमें 2 कॉमन है तो ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 50, ठीक है। तो देखिए 2 से 25, तो इसलिए क्या आ गया 2x माइनस y बराबर 25, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, विलोपन से बनाना है। तो लिखेंगे विलोपन से, विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन, यहाँ पर देखिए किसको कटाने में फायदा है, तो देखिए ये इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको कटाने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या गुणा करने का लोचा ही खत्म हो गया। देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, कोई ना दिक्कत नहीं, साइने बदल देंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से घटाने पर साइन बदल जाता है। 3x माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 50 को तो काट दिए हैं 25। अब देखिए चेंज हो जाएगा, कट गया, देखिए x बचेगा, और इधर
40 में से 25 गया तो 15, ठीक है। x का मान कितना आ गया 15। किसी एक मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये है क्या 3x माइनस वाई बराबर 40। तो देखिए 3x का मान 15 माइनस वाई 40, 15 दूना 30 आ गया, 15 दूना 15 तिया ना, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए माइनस वाई बराबर 40, इधर देखिए प्लस में जाए तो माइनस में, तो कितना बचे -5, तो ये माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई का मान 5। लेकिन हमसे पूछा क्या, कुल प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो x देखिए कितना आया 15, y कितना आया 5 बराबर 20, ये आपका आंसर। आई होप कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मतलब हमें समझ में नहीं आया। हम आपको इसी क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.5 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। बहुत ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाता है, तो हम बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखेंगे और आप लोग को समझाएंगे। और आई होप कि यदि आप ध्यान से देखते हैं तो एक बार में समझ जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, ये तो वो तो लेक्चर है, उसको छोड़िए, ये भी लेक्चर है, इसको देख लेते हैं। एक राजमार्ग पर, ठीक है, अब देखिए कोई राजमार्ग है जिस पर 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना है 100 किलोमीटर है। बोला एक कार है, ठीक है, देखिए देखिए बोला एक कार है, एक कार ए से, एक कार ए से और एक कार बी से, यानी कि एक कार कितना पर है, बी पर भी एक कार है। देखिए दोस्तों, एक कार ए पर है और एक कार बी पर है। अब बोला है क्या, दोनों चलना प्रारंभ करता है, लेकिन कैसे चल रहा है वो देख लेते हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय पर दोनों चलता है। यदि कारों की भिन्न भिन्न चाल है, यानी कि इसका हो सकता है कुछ और स्पीड और इसका कुछ और स्पीड, यानी कि दोनों का स्पीड क्या है, चेंज है, ठीक है। मान लीजिए 40 किलोमीटर के एवरेज में, तो 50 किलोमीटर, 60 मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो देख लेते हैं आगे क्या बोला। तो बोल क्या रहा है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अब देखिए जैसे ये वैसे ये भी चलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो धीरे धीरे जाएगा और एक जो तेज जाएगा वो कहीं ना कहीं जाके दोनों मिल ही जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही स्पीड से चलता तब ना नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 1 किलोमीटर आगे रहता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, बोला कि एक का स्पीड कम हो सकता है, एक कम है, एक का ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंट ऊपर में खुद ही बोल दिया। तो बोला है कि दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, यानी कि जिधर ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो भी जाता है, तो 5 घंटे के पश्चात मिलता है, ठीक है। कितना घंटा, 5 घंटा। देखिए सेम डायरेक्शन में 5 घंटा। अब यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन का, यानी कि देखिए इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों तो अपना स्पीड से चल रहे हैं, तो देखिए 5 घंटा लगेगा, डिफरेंट है, ठीक है, विपरीत में। तो इसका स्पीड में से उसका स्पीड घटाना पड़ेगा और तब जाके डिस्टेंस कितना,
100 किलोमीटर, वो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए वो पॉइंट सी ही हो सकता है ना। अब आगे क्या बोला है, देखिए दोस्तों, ये हिंदी के बहुत सारे बुक्स में आगे का कंडीशन नहीं दिया है, इंग्लिश वाला बुक में दिया है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश वाला बुक से उठाएं। इसका अगला कंडीशन जो है वो हिंदी का बहुत सारा बुक्स में नहीं दिया है, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। आप किसी और हिंदी के बुक्स में देख सकते हैं जो ओरिजिनल हो, है ना। यहाँ तो आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और बोला है क्या, यदि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब देखिए जैसे ये इधर चलना है और ये इधर चलेगा, है ना, विपरीत दिशा में, तो 1 घंटे मिलते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये इधर से जाएगा उधर से जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो एक को दूसरा पीछा करेगा, कहीं ना कहीं जाकर पकड़ा जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा। तो इसमें तो कम समय लगेगा, क्या कि वो भी आ रहा है हम भी जा रहे हैं तो कम लगेगा, और वो भी जा रहा है हम भी जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देख लेते बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो देखिए माना कि ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सही है, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं, और एक स्थान B है तो B से चलने वाले कार की चाल, तो क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्वेश्चन से, देखिए बोला है सेम डायरेक्शन में, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, ठीक है। दूरी बराबर क्या आता है, समय गुने चाल। अब देखिए बोल क्या रहा है कि यदि वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, पहले तो सेम डायरेक्शन वाला देख लेते, बोला सेम डायरेक्शन। तो देखिए जैसे ये कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी कार जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए इसका स्पीड जो होगा ये उसको टेकअप करेगा, यानी कि देखिए धीरे धीरे क्या घटेगा, तो यानी कि माइनस। तो देखिए इसका चाल किसका, पहला कंडीशन का, तो देखिए x माइनस वाई, तो देखिए ये तो हो गया चाल। देखिए क्या है, समय है, तो देखिए समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। और डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 100 किलोमीटर है। तो देखिए 5 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 20, यानी तो यहीं पर कर दीजिए 5 5 5 दूना 10, 20 5 100। तो इक्वेशन फर्स्ट पुनः देख लेते हैं, बोला क्या, ये तो एक ही चाल में, सॉरी एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, और बोला डिफरेंट डायरेक्शन में। तो देखिए ये कार इधर से आएगा और एक कार इधर से आएगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, ये इधर जा रहा है वो उधर आ रहा है, तो तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। तो 1 घंटा लगता है। तो देखिए इसका डायरेक्शन तो क्या हुआ, देखिए 1 किलोमीटर, तो कुछ दूरी ये डिस्टेंस तय करेगा, कुछ दूरी ये करेगा, तो दोनों को क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 100। तो देखिए x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब कौन सा विधि से हल कर दे, विलोपन से आसान रहेगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो देखिए ये x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो दूसरे 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किसी एक मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ का, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है
सेम का फर्स्ट का है यहाँ पर है, तो x माइनस वाई बराबर 20। x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x का मान देखिए कितना है 60 आया है, तो माइनस वाई बराबर 20। तो देखिए माइनस वाई बराबर तो 20, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा माइनस 40, और इधर माइनस वाई, तो माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों पहला कार का कितना हो गया 60 और दूसरा का 40, यानी कि पहला कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी है, तो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम हो जाता है कितना 9 इकाई, यानी कि वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। तो देखिए बोला यदि उसकी है उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि उसका जो लंबाई है ना उसको 5 इकाई कम कर देंगे और 3 इकाई बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, ठीक है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो वह क्षेत्र पर 67 इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की बीमा ज्ञात कीजिए। तो हमको बीमा नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x मान लिए, चौड़ाई क्या मानेंगे y, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यहाँ देखिए उसके क्षेत्रफल में। तो देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है y, तो बराबर क्या आ जाएगा xy। ठीक है, अब देखिए बोला 9 क्षेत्रफल, तो xy में 9 इकाई कम हो जाती है, तो 9 घटा देंगे। कम जब यदि उसके लंबाई में, तो लंबाई को क्या माने दोस्तों x माने, तो इसमें कितना 5 को कम कर देंगे। ठीक है, और चौड़ाई को क्या माने y, और चौड़ाई में क्या है और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, किस में तो चौड़ाई में, यहाँ चौड़ाई छूट गया चौड़ाई में। तो देखिए चौड़ाई में क्या करेंगे 3 इकाई बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 इकाई बढ़ा दिए। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x को y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इधर xy माइनस 9, देखिए x तो कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस मिल जाएगा तो माइनस कटिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x माइनस 5y बराबर, देखिए इधर माइनस में है 9 और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 15। तो देखिए 15 में से 9 गया तो 6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः देख लेते हैं आगे क्या बोला कि यदि हम लंबाई में, लंबाई क्या है x है, इसमें 3 और चौड़ाई में 2। ठीक है, चौड़ाई में 2, चौड़ाई क्या है y, इसमें 2 बढ़ा दें तो वह क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है xy होता है ना, कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। गुना कर लेते हैं। तो देखिए x को y से गुना करेंगे तो xy, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x। अब देखिए प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6xy प्लस 67। देखिए x तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इसका काम में खत्म। 2x प्लस 3y बराबर, देखिए इधर 67 है, ये प्लस में जाएगा तो
माइनस में, तो कितना बचेगा 61। ठीक है, क्या आ गया 2x + 3y बराबर 61। अब इसको किसी एक विधि से हल कर लीजिए, है ना। तो लिखेंगे कौन सा विधि चले, विलोपन से चल देते हैं, विलोपन से। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, न इसमें मिल रहा है और न ही इसमें मिल रहा है। तो पहले बराबर करना होगा। तो देखो कैसे भी तो आप लोग सोचते हैं कि कौन एगो काम नहीं करे, ठीक है। देखिए इसको बराबर करिएगा तो चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, इसको बराबर करिएगा तो चिन्ह का कोई झंझट नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए y का गुणांक कितना है 5, ये y का गुणांक कितना है 3, तो 3 को इससे गुना कर देंगे, 5 से इसको गुना कर देंगे, बस इक्वल हो गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने, समीकरण फर्स्ट को कितना से गुना किए 3 से। ठीक है, क्या किए जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए ये काम किए थे, प्लस सेकेंड को कितना से गुना किए 5 से। आप शॉर्ट भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, नंबर कटने का कोनो गुंजाइश नहीं। आप चाहे तो लॉन्ग भाषा भी यूज कर सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर, समीकरण सेकेंड को 5 से गुना कर जोड़ने पर, यानी कि आपको जैसा अच्छा लगे कोनो, लेकिन मीटर ही आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट इसको 3 से गुना कर दें तो 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15y हो जाएगा, और ये 36 18 हो जाएगा। और सेकंड को क्या करना है 5 से गुना कर देना, 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15y हो जाएगा, और प्लस 5 एकम 5, 6 5 30। देखिए जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा, ये तो कट गया। अब देखिए 10 और 9 19x। अभी इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 13 के 3, हाथ में 1 1 और 1 2 और ये 3। अब देखिए 323 को कितना से भाग करना है 19 से भाग करना है, तो काट दीजिए, तो काट देंगे, कितना आ गया 17। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या किसका मान है x का मान है, x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट का है, ये गुना किए वो मत लिखिए, न तो आएगा उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 17, तो हम यहाँ क्या करते हैं 17 लिख देते हैं। तो देखिए 17 तिया 51 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 6, और देखिए माइनस 5y बराबर 6, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो ये कितना बचेगा माइनस 45। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 9 5 45 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 9। ये आपका आंसर। अब इसी चीज़ को क्या लिखना, यानी कि आयत का लंबाई कितना है x। ठीक है, तो आयत का लंबाई बराबर x कितना है 17 और चौड़ाई 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि किसी और स्टूडेंट के पास जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर उससे साझा कीजिए। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।